जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई, आज शाबाश। So this is going to be the second lecture of this batch and along with second lecture of the basic maths। एक क्लास हमने बेसिक मैथ्स की करी थी जिसमें हमने स्ट्रेटजी भी डिस्कस करी थी कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं, मुझे आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें। और उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई भी थी। आज भी कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे हम। 3 बेसिक क्लासेस हो जाएंगी जब हमारी, तब हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल सिलेबस का पार्ट, दैट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम से हम चीजें स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम को बहुत प्यार से पढ़ेंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल जगह यूज हो जाते हैं, इसलिए लॉगरिथम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और जिस दिन से लॉगरिथम स्टार्ट हुआ मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूं, जिस दिन से लॉगरिथम स्टार्ट हुआ उस दिन से थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाइएगा क्लास नोट्स बनाने को लेकर के, रेगुलरिटी को लेकर के। बेसिक मैथ्स आई नो आप सबको पता है, जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूं बेसिक मैथ्स में, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बस आपका ब्रशअप हो रहा, कुछ चीजें दिमाग से हट गई होंगी, वो सब ला रहे हैं। बाकी जिस दिन से लॉगरिथम स्टार्ट हुआ उस दिन से बहुत सीरियस हो जाइएगा। आ जाइए फटाफट से। और सर आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग जेंटलमैन। चलिए, एनडीए का जो एनडीए 1 2025 था उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। आपको पता है कि आपके सीनियर्स ने क्या कमाल करा है ना? ऑब्वियसली ये उनकी मेहनत थी, बहुत अच्छा करा उन लोगों ने, बहुत अच्छा करा है उन लोगों ने, और उनकी मेहनत थी, दिन रात एक करा था उन लोगों ने। और कल मैं वो इंस्टा लाइव था, तो इंस्टा लाइव पे एक बच्चा आया, यश वॉज 2 टाइम रिकमेंडेड। अगर आप इंस्टा लाइव में मेरे से जुड़े होंगे तो आपने भी देखा होगा यश को बात करते हुए। यश ने बताई थी अपनी चीजें कि अगर आपका इस पेपर क्लियर नहीं होगा, आपने दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यश वो बच्चा है जिसने लगातार 3 बार रिटर्न दिया था, बट रिटर्न उसका क्लियर नहीं हुआ था। वो सेल्फ स्टडी वगैरह वगैरह कर रहा था, बट देन ही केम टू अस फॉर एनडीए 2 2024। एनडीए 2 2024 पहला बैच उसने ज्वाइन किया। सौरय स्पार्टन नाम से एक बैच आता था, उसने सौरय स्पार्टन ज्वाइन किया और स्पार्टन से पहली बार पढ़ के उसका पहली बार रिटर्न क्लियर हुआ। और रिटर्न क्लियर करने के बाद वो पहले ही अटेम्प्ट में अपना रिकमेंड हुआ था, लेकिन मार्क्स थोड़ा कम थे तो वो मेरिट आउट हो गया। दूसरी बार एनडीए 1 2025 फिर से उसने पढ़ाई करी क्योंकि उसको फ्री बैच की एक्सेस मिल गया था। उसने फिर पढ़ाई करी और इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर करे और एनडीए 1 2025 में फिर से रिकमेंड हुआ, फिर से मेडिकली फिट डिक्लेयर हुआ और इस बार वो मेरिट इन भी हो जाएगा। इस बार फॉर श्योर वो मेरिट इन हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं विजय, अपनी गलतियों पे काम करिए, है ना? तो मैं बस ये बात, यश की बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमने 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, नहीं हुआ। 2 टाइम्स रिकमेंडेड मतलब एसएसबी से 2 बार रिकमेंड हुआ। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाइए। 5 अटेम्प्ट कैसे मिल गए बाबू? वो डेट ऑफ बर्थ उसका उस हिसाब से होगा ना, मिलने के तो 6 अटेम्प्ट मिल जाए, है ना? मिलने को तो 6 अटेम्प्ट मिल जाए। 16.5 से 19.5 अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास 6 अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब 15.5 18.5 अगर हम लेकर के चले तो फॉर्म भरने वाले जो टाइम होता है, अगर आप उसमें क्लास 12th में आ गए 15.5 की एज में, एज उस तरीके का होता है। ठीक है, और एक बच्चे की मैंने कहानी बताई थी, एक विवेक नाम का मेरा स्टूडेंट था, वो ऑफलाइन मेरे से पढ़ा था। उसने 5 अटेम्प्ट दिए थे, 5 अटेम्प्ट में उसका एनडीए रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। 6ठे अटेम्प्ट पढ़ाई करी, ऑफलाइन आया था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था उस टाइम पे, तो वो 5वें अटेम्प्ट में उसने पेपर क्लियर किया, बट वो रिकमेंड नहीं हो पाया था अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी। फिर उसने नेवी टेक दिया था और नेवी टेक में रिकमेंड होकर वो एकेडमी है अभी। तो इस बात का ध्यान रखिए, आखिरी अटेम्प्ट तक जी जान लगा के करना है, आखिरी अटेम्प्ट तक जी जान लगाना है ना? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। और अभी तक जैसे मैं पहले बेसिक लेक्चर में मैंने एक आपको टारगेट दिया था, एक टास्क दिया था, बहुत से बच्चों के नहीं आए, बहुत बच्चों के आए और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज गाइस कि उन्होंने बात मानी कि जो मैंने ओथ वाली बात बताई उन्होंने बाकायदा लिख के, फोटो क्लिक करके, या कुछ बच्चों ने मैसेज में ओथ लिख के मेरे को भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जिन्होंने अब तक वो काम नहीं करा है वो करना है, इट्स अ टास्क। फौज में जाना है तो आपको ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना? तो इट्स एन ऑर्डर, आपको करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते कार्यक्रम बाबू। आज हम 2-3 चीजें पढ़ने वाले। पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। अब भैया ये तो हमें आता है, मुझे पता है आपको आता है एचसीएफ एंड एलसीएम, बेसिक चीज है, बस ब्रशअप करने के लिए करवा रहा हूं, है ना? बस ब्रशअप करने के लिए करवा रहा हूं। उसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे,
दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। ये दो चीज आज हम कवर करने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटी भी हम कवर करेंगे, बाकी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है या फिर मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी है वो चीजें हम आगे जाकर के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, अगर मैं बेसिक ऑफ एचसीएफ की बात करता हूं तो आपको एचसीएफ पे जाने से पहले ना, एचसीएफ पे जाने से पहले मेरे भाई आपको जरा दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली आपको पता है, मैं बस ब्रश करवा रहा हूं। दो टर्म होते हैं, एक होता है मेरे भाई फैक्टर, और एक होता है मेरे भाई मल्टीपल। इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, है ना। अब वो बेसिक मैथ्स के क्या होमवर्क डिस्कस करूं, उस होमवर्क में तो वैसे भी कुछ नहीं था ना, आगे के होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ लीजिए, है ना। फैक्टर की बात करते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अगर मैं लिखता हूं 4, तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है, पहले जरा वो डिस्कस करते हैं। तो भैया 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, और 4 अपने टेबल में तो आता ही आता है। तो ये जो 1, 2 और 4 हैं, ये जो 1, 2 और 4 हैं, दे आर फैक्टर्स ऑफ 4, राइट। ये 4 के फैक्टर हो गए। 4 जिसके टेबल में कट रहा है, या कोई भी पार्टिकुलर नंबर जिसके टेबल में कट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, है ना। अब बात करें जरा मल्टीपल की, तो 4 का जरा आप टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब 4 के टेबल को आप पढ़ते हैं बबुआ, तो क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो है ना, दे आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 4। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक चीज क्लियर होगी। अब जो हमारा टर्म आया था बाबू, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है सेम, यानी कि अगर दो नंबर हैं, दोनों के आप सारे फैक्टर्स लिखिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, उसको मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बबुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जैसे 2-3 नंबर हम उठाते हैं, 2 नंबर उठाया हमने, मान लीजिए कि एक नंबर हमारे पास है लेट्स से 12, और एक नंबर हमारे पास है 16। जब हम 12 के सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, तो इसका क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। यही इसके सारे फैक्टर्स होते हैं, यही इसके सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर मैं 16 की बात करता हूं, तो 16 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 में आता नहीं है, 4 में आता है, 6 में आता नहीं, 5 में नहीं आता, 8 में आता है, और फिर 16 में आता है। तो ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। अब जरा आप इसमें ध्यान दीजिए कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर, बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूं, जो आप बोलते हैं बिल्कुल बेसिक से कराना, इससे बेसिक क्या कराऊंगा। कॉमन कौन कौन से, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, और 4 दोनों में है। सवाल क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या समझे बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बोले तो सबसे बड़ा। अब इन तीनों कॉमन फैक्टर में 1 to 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा मेरे भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो साहब जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4। इसलिए HCF ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, है ना, करेक्ट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, सॉर्टेड है क्या मामला, बढ़िया, वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि भैया हर बार हमें इस तरीके से फैक्टर लिख लिख के चूज करना पड़ेगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे आप सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 के टेबल में 6 बार में जाता है, 2 के टेबल में 3 बार में जाता है, ठीक है। फिर आप 16 को पकड़ते हैं, 2 के टेबल में 8 बार में जाता है, 2 के टेबल में ही 4 बार में जाता है, और 2 के टेबल में ही 2 बार में जाता है।
अब हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। यहां पे 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहां पे 2 टू द पावर 4 है। तो जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 3, यहां पे केवल 2, इनके लोएस्ट पावर वाली वैल्यू को आपको पकड़ना। भैया ये तो हाईएस्ट था, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें लोएस्ट पावर वाली वैल्यू को पकड़ना होता है। जैसे 2 आपको यहां भी दिख रहा है, 2 आपको यहां भी दिख रहा है, इनमें से लोएस्ट पावर कौन है, यहां पे 2 का स्क्वायर और यहां पे 2 टू द पावर 4 है। यस और नो, यस और नो, बताइए जरा। जो जो कॉमन नंबर हैं, जो जो कॉमन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उनके लोएस्ट पावर को आपको पकड़ना है। हमने यहां पे देखा कि 2 का स्क्वायर है, यहां पे 2 टू द पावर 4 है, 4 और 2 में छोटा कौन सा है, 2 है। तो हम बोलेंगे कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 विल बी दी एचसीएफ। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से मेरे भाई आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, और एक तरीका क्या हो सकता है लिखने का, जैसे 12 के जो भी ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इसको यहां पे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पे जो 16 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो जो कॉमन है जरा उनको पकड़ते जाइए, जो जो कॉमन है जरा उनको पकड़ते जाइए। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, इसमें हमने गोला मार दिया। कॉमन वालों को पकड़ना है ना। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, इसको पकड़ लीजिए। अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना मेरे भाई, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा बाबू। नहीं साहब, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो इन 2 को एक काउंट कीजिएगा, 1 2 इसको मानिएगा। इस गोले में आपको 2 2 दिख रहे हैं, इनको एक काउंट कीजिएगा, 2 दूनी 4, दिस इज एचसीएफ। क्या ये बात भेजे में गई आपके? बाबू सिंपल है, या कुछ भी हमको तो पढ़ाना पड़ेगा ना, वरना तुम ही लोग बोलते हो कि बेसिक बेसिक बेसिक। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूं, है ना। मेरे को पढ़ा लेने दीजिए ना अपने हिसाब से, मैं बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूं। मैं हर बच्चे का ख्याल रखूंगा। लॉगरिथम जब स्टार्ट होगा वहां से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है मामला? अब एक और तरीका आप एचसीएफ निकालने का सीख लीजिए। एक और तरीका जो एचसीएफ निकालने का हो सकता है बाबू, ये हम जनरली केवल 2 नंबर अगर हमारे पास रहते हैं तभी हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। जनरली की मैं बात कर रहा हूं। 16 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, 12 एकम 12, कितना बचा 4। अब ये वाला 12 यहां पे लिख दीजिए, 4 तिहाई 12। जहां पे भी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर तो आपको पता है ना सर यार, अरे दादा, अले ले ले मिला बाबू, अले ले ले, इतना मारेंगे ना बाबू, भिखारी भीख नहीं देगा, चमगादड़ कहीं के तुम्हारे यार हैं हम। आए सर यार, कल वो मिलेगा तो कंधे पे हाथ रख बोलेगा, और राज भाई क्या हाल तुम्हारे, चाय पियोगे? चमगादड़ कहीं के। चलो पढ़ो इधर। हाँ जी भाई, तो मैंने क्या बोला, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 हो गया ना, बस उस पॉइंट को पकड़ लीजिए कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इनका 0 हो गया है। इसका मतलब इनके एचसीएफ की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 4 के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? मक्खन मामला, चलिए शाबाश। अब जैसे ये नंबर है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 90। बताइए जरा, 72 और 90 का हैप्पी बर्थडे। अरे किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है? मुझे सोना भी बोल रही है लोग। बाबू अब तुम्ही लोग से उम्मीद है कि तुम ही बाबू सोना कर सकते हो। कहे कि हमको जिससे उम्मीद थी वो तो किसी और को चांदी और हीरा कह रही है, तो जाने दो दुख दर्द पीड़ा, तुम्हारे साथ हमारा भी। चलो देखिए, 2-3 तरीके जो आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। आपको डिवाइड वाला तरीका करना, डिवाइड वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए। 72 से एक बार में जाएगा, 72 से एक बार में जाएगा, कितना बचा बाबूआ, 18। ये 72 यहां पे हमने रख दिया, 18 चौक 72 होता है, 72 कट गया, इससे खत्म हुआ है। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, एचसीएफ विल बी 18 लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या बात क्लियर है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, विराट कोहली, यस।
अब 3 नंबर अगर एचसीएफ निकालने आ जाए तो जनरली 3 नंबर के एचसीएफ है मेरे भाई, हम वो डिवाइड वाला तरीका लेकर के नहीं चलते, ठीक है, ठीक है। 3 वाले तरीके में जब 3 नंबर ऐसे रहते तो उसमें जनरली डिवाइड वाला तरीका हम नहीं लेकर के चलते हैं, हम सिंपली इसको लेकर के चलते हैं फैक्टर निकाल के। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का करेंगे तो 2 से भैया जाएगा 24 बार में, 2 से भैया जाएगा 12 बार में, 2 से भैया जाएगा 6 बार में, 2 से भैया जाएगा 3 बार में। इसको हमने लिख दिया 2 to the power 4 into 3। जब हम 90 को लिखते हैं तो 2 का पावर 2 से 45 बार में, ठीक है, 5 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 into 5 to the power 1 into 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 120 को जब हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और ये 3 गुना 5। क्या समझे? 3 गुना 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 3 to the power 1, 5 to the power 1। अब आपको तीनों में कॉमन ढूंढना है, यहां केवल 2 में कॉमन नहीं ढूंढना है, समझ गए? चाय वाली शायरी, सुनो जरा अदरक वाली चाय बनाओगी क्या, मैं दफ्तर से थक के घर आऊं, तुम अपने हाथों से पिलाओगी क्या, और मैं ना तुम्हारे बालों में गजरा लगा दिया करूंगा, मैं तुम्हारे बालों में गजरा लगा दिया करूंगा, तुम गर्मा गर्म रोटी खिलाओगी क्या, सुनो जरा अदरक वाली चाय बनाओगी क्या। चाय पियेंगे बाद में, पहले इस पर फोकस करते हैं। हाँ जी भाई, अब हमने देखा कि यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको दिखे आपको उसके लोएस्ट पावर वाले को पकड़ना है, यस और नो? आपको उसके लोएस्ट पावर वाले को पकड़ना है। तो हमने इसके लोएस्ट पावर वाले को पकड़ा। यहां पे 2 to the power 4 था, यहां पे 2 to the power 1 था, यहां पे 2 to the power 3 था। 2 to the power 1 हमारे काम का है, इसको हमने रख दिया। 5 यहां पे कहीं है नहीं है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 to the power 1, 3 का स्क्वायर, 3 to the power 1, कम पावर वाला ये रहा, तो इसको हमने कर दिया 3। एचसीएफ क्या आया मेरे भाई? 6, ठीक है, एचसीएफ क्या आया? 6। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मजा आ गया? अरे अभी तो मजा चालू हुआ है, अभी तो चालू हुआ, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। इसे हंसी मजाक से पढ़ाएंगे, मैं बता रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मैथ्स का प्रेशर नहीं होने देंगे, है ना। आखिरी क्लास होती है, सोने जाओगे चेहरे पे मुस्कान लेकर के, चेहरे पे मुस्कान लेकर के जाओगे, ठीक है। हाँ चलिए, the sum and difference of two expression this and this are respectively HCF of two expression will be। अब भैया आपने तो नंबर वाला बताया, ये तो ABCD आ गया। हमारे यहां ऐसा ही होता है, क्योंकि बिना एक्स को याद किए तुम्हारी जिंदगी तो चलेगी नहीं, बार बार याद दिलाते रहेंगे ताकि तुमको याद आए कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। खैर इंतकाम तो बाद में देखेंगे, पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन आर दिस एंड दिस, एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ क्या होगा ये बताइए। पर सर मुस्कान तो रिप्लाई नहीं दे रही है, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना तुमको ब्लॉक भी करेगी वो, देखो इधर। तो हम क्या बोलते हैं बबुआ कि मान लीजिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है P, दूसरा एक्सप्रेशन है Q। तो एज पर क्वेश्चन P प्लस Q की वैल्यू क्या है? 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और एज पर क्वेश्चन इनके डिफरेंस की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। मेरे भाई अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जब इन दोनों को जोड़ते हैं बबुआ तो Q से Q क्या होगा? कट जाएगा। यहां पे क्या होगा? 2P 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर, 9x माइनस एक्स यानी कि प्लस का 8x, माइनस 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 14। P की वैल्यू क्या हो रही है मेरे भाई? पूरे को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 7। हालांकि आपने क्वाड्रेटिक की इस बैच में नहीं पढ़ा, बट मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपने फैक्टराइजेशन पहले सीखा है ना। फैक्टराइजेशन आपने पहले सीखा है, मैं ऐसा उम्मीद लेकर के चल रहा हूं आपसे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बबुआ P माइनस Q, यहां पे P प्लस Q माइनस दिस एक्सप्रेशन करते तो P से P कट जाता और 2Q की वैल्यू क्या आ जाती साहब? 2Q की वैल्यू हो जाती 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर।
माइनस एक्स माइनस 9x यानी कि माइनस का 10x, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाता, 10 में से 4 जाता तो मेरे भाई प्लस का 6, यानी कि q की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये q हो गया। राइट, बात क्लियर है? अब काम की बात समझते हैं जरा, अब काम की बात समझते हैं जरा मेरे भाई। ये अपना पहला एक्सप्रेशन हुआ, ये अपना दूसरा एक्सप्रेशन हुआ। जब हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर 17 का 21 चाहिए तो 7 और 3 हम ले सकते हैं। तो हमने बोला कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 7, और इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 3। यहां पे मेरे भाई हम चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, आप x कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाता है 3x प्लस का 7। राइट, यहां से अगर हम -1 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता 3x प्लस का 7। इसका मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे मेरे भाई, है ना, जब फैक्टराइज करके लिखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, x -1 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस का 7। जब हम दूसरे साइड देखते हैं, यहां से हमने x को कॉमन लिया 2x माइनस 3, यहां से अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3, अब अपने पास आया है x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3, यही दो चीजें हमारे पास, दोनों को हमने फैक्टराइज कर दिया, दोनों को हमने फैक्टर। अरे दादा, अरे प्रभु, रिपीट प्लीज, रिपीट कर दो। अरे रुको दादा, डट जाओ जरा, कर देंगे रिपीट, हमको इसी बात के पैसे मिलते हैं तुमको बढ़ाने के, कर देंगे रिपीट, परेशान मत हो, अभी कंप्लीट करा दो पहले। अब हमने देखा क्या कि भैया कॉमन क्या क्या है इसमें, तो कॉमन तो बस हमें x -1 ही दिख रहा है, यहां भी x -1 है, यहां भी x -1 है, तो जो कॉमन वैल्यू आ गई दिस इज HCF, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर इज x -1। अब जिसको समझ नहीं आया है ध्यान से सुनेंगे सारे चमगादड़ लोग एक बार और। सर हाँ, हमको पता है कि आपने 10वीं 11वीं तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, आई कैन अंडरस्टैंड, कहा कि उस समय तो तुम्हें लगता था कि अरे यार तो आज हमको देखेगी कि नहीं देखेगी, तुम्हारी जो हरकतें होती है ना, देखने वाले तो नहीं होते। अब देखो इधर ध्यान से, एक बार बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, पहले सवाल को डिकोड करते हैं फिर जवाब पे आएंगे। सवाल डिकोड करते हैं, सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन आर दिस एंड दिस। सवाल को पढ़ना सीखे पहले आप मेरे भाई, पहले आप सवाल को पढ़ना सीखिए। क्या लिखा हुआ है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन, यहां तक द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन। अब यहां से आपको क्या आइडिया मिला, क्या आपको इतना आइडिया मिला कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, यस और नो? मेरे भाई क्या आपको यह आइडिया मिल गया इस पहली लाइन से कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे? अब जो दो एक्सप्रेशन का सम है, वो है 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और जो दो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है ना, जो दो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है वो है x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। क्या इतना डाटा आपको क्लियर हो गया? अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल बोला गया है देन द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन विल बी, बोला गया है कि उन दोनों एक्सप्रेशन का HCF क्या होगा, जरा बताइए। सवाल क्लियर है क्या सबको मेरे भाई? जवाब पे बाद में आएंगे। क्या सवाल क्लियर है? सर सवाल तो हम उसके नहीं क्लियर कर पाए, खैर अच्छी बात है, यहां पे फोकस करो। सवाल क्लियर है तो हमने अपने मन से बोला क्या कि एक एक्सप्रेशन को हम P बोलते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को Q बोलते हैं। एज पर क्वेश्चन दोनों एक्सप्रेशन का सम कितना था, 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हमने बोला क्या कि दोनों एक्सप्रेशन का सम यानी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर? डिफरेंस इनका तो P माइनस Q हमने करा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? यहां तक बात क्लियर? जब यहां तक बात क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो प्लस माइनस कट जाता है, कट गया। P प्लस P क्या हो जाता है, 2P हो जाता है। यस और नो? ओहो हो ठाकुर अभय सिंह, लावण्या व्हाट इज योर एज? लावण्या अपना एज नहीं बनाएगी, अपने चप्पल का नंबर बताएगी और तुमको कुटबो करेगी। अभय देखो बाबू, हम बहुत अलग तरह के मास्टर, हम बहुत प्यार से पढ़ाते हैं,
हम बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, हंसी मजाक करते हुए। बाकी हमारी क्लास का अगर डेकोरम खराब करोगे तो पहले दिन ब्लॉक हो जाओगे पूरे बैचे से, पैसों डूबेगा, तैयारियों नहीं होगा। ठीक है, तो हमको उस फेज में मत ले जाओ, पढ़ो चुपचाप। तो P से P जुड़ा क्या हो गया, 2P हो गया। 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर होगा, यस और नो। माइनस एक्स प्लस 9x। अब समझिए यहां पे लिखा हुआ 9x माइनस एक्स कितना होगा, 8x ही होगा ना। हाँ जी भाई, 8x ही होगा ना। तो हमने वही करा, 9x माइनस एक्स 8x हो गया। -10 -4 और -10 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, है ना, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, -14 हो गया। अगर 2p की वैल्यू 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14 आई है तो p की वैल्यू क्या होगी, पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3x स्क्वायर, 6 स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करो तो 2 3 6, 2 चौक 8 और ये माइनस का 7। p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? हाँ जी भाई, क्या यहां तक बात क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट। एनडीए का 27 वाला बैच कितने का है जी? क्या बोल रहा? तो इधर को देख के बात कर, पहले तो इधर को देख के बात कर। चलिए, अब हमने P निकाल लिया। दूसरे केस के लिए हमने क्या करा मेरे भाई, दूसरे केस के लिए हमने करा है P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू। तो ये कुछ ऐसा ही बन जाता ना, P प्लस क्यू माइनस P माइनस माइनस प्लस का क्यू, इससे ये कट जाता यानी कि 2q आ जाता। तो इस बार हमने माइनस करा, है ना, इस बार हमने माइनस करा तो हमारा P से P कट गया। 2q की वैल्यू कितनी आ रही है, 5x स्क्वायर में से x गया तो 4x स्क्वायर, माइनस x माइनस 9x यानी कि माइनस 10x, -4 और ये माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाता, है ना, -4 माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाता। तो 10 में से 4 जाएगा मेरे भाई, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहां से अब q की वैल्यू अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब उसके बाद हमने इसको बस फैक्टराइज किया है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, जिसको बबुआ हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट। अब मिड टर्म स्प्लिट जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा ना, पूछना तो पड़ेगा, जब क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्वाड्रेटिक के टाइम आपको डिटेल में चीजें सिखाऊंगा किस तरीके से। अभी बस मिड टर्म स्प्लिट मैं ये समझ रहा हूं कि आपको आता है, बाकी अगर आपको नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक में आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो हमने वही करा मेरे भाई, इसको फैक्टराइज करा। 4x को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3x, हमने वही करा, x यहां पे कॉमन लिया, इसको 3x प्लस 7 कर दिया। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो 3x प्लस 7 हो गया। ये बन गया x माइनस 1 और एक डब्बा 3x प्लस 7। यस और नो, यस और नो। दूसरे पार्ट में जब हम जाते हैं तो यहां पे फिर से इसको फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिट करके ही, और इनका कॉमन फैक्टर पकड़ते हैं। कॉमन फैक्टर हमने पकड़ा कि भैया दोनों जगह x माइनस 1 दिखा तो दिस इज HCF। अब इसका सब लोग चार्ली आंसर मार्क कर दें क्योंकि पोल मैंने दे रखा था। चलो चमका दो, चार्ली आंसर मार्क करो। इस सवाल में तुमने इतना टाइम लगवाया मेरा, क्या करें हम तुम्हारा, मार भी नहीं सकते, पैसे दिए तुमने। कुछ नहीं होता भाई, करना कर लो ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से शायद एलसीएम की कहानी चालू हो जाएगी। अब बात करें जरा एलसीएम की। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। जैसे हम सेम नंबर लेकर के चलते हैं, हम सेम नंबर लेकर के चलते हैं। 12 और 16 स्टार्टिंग में लिया था ना, तो 12 और 16 को ही हम रखते हैं, 12 एंड 16। अब 12 के टेबल को जब आप पढ़ोगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 एंड सो ऑन। जब 16 के टेबल को पढ़ोगे तो क्या होगा, 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब आपने यहां पे क्या देखा, इसके आगे भी और चीजें होंगी, ये सारे मल्टीपल आपने लिखे हैं। लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो मल्टीपल छोटा हो, है ना, जो मल्टीपल छोटा हो और कॉमन हो, जो दोनों में हो और छोटा हो। तो हमने वही करा कि भैया दोनों जगह ना 48 अपने को दिख रहा है, और 48 से पहले और कोई नंबर ऐसा नहीं आया है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बबुआ? एलसीएम विल बी 48। दिस इज एलसीएम। क्या यार, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल। इंटीग्रेशन करवाऊं क्या पहले दिन? आए पढ़ लो चुपचाप। चलिए, एक और तरीका जो होता है एलसीएम निकालने का बाबू, वो ये होता है 12 और 16 का एक साथ आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 12 और 16 का आप एक ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे 2 से ये 6 बार में जाएगा, 2 से ये 8 बार में जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, और 2 से ये 4 बार में जाएगा। अब तो आगे कुछ नहीं कटने वाला है, अब तो आगे कुछ नहीं कटने वाला है। तो हमने लिखा क्या? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यहां से भी हमारा एलसीएम क्या आया? 48 ही आया। क्या ये बात क्लियर है? सर वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब वो छोड़ के किसी और के साथ गई तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना यार, तुम पढ़ाई पे फोकस करो ताकि उसको इस बात का अफसोस हो हमेशा। और एक बात समझो क्या बोला तुमने कि सर वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। देखो, रिलेशनशिप में ब्रेकअप के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अगर वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चली गई है तो तुम इस चीज से तो फिर भी मूव ऑन कर जाओगे, है ना। लेकिन वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के कारण वो खुद हैं, कि उनके बिहेवियर के कारण, उनके एक्शन के कारण सामने वाला उनको छोड़ के चला गया, और बाद में इनको इस बात का रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस टाइम पे ये पार्टिकुलर चीज नहीं करनी चाहिए थी। एंड इस परिस्थिति में वो सामने वाला कभी लौट के नहीं आएगा और आपका जीवन गुजर जाएगा। आप उस गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आप उस रिग्रेट से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो आपका वाला केस तो फिर भी सही है। ठीक है, चलो अब फोकस करते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 48, दिस इज एलसीएम। अब एक प्यारी चीज देखिए, क्या 12 और 16 का एचसीएफ क्या हुआ था बबुआ? भैया 4 हुआ था। 12 और 16 का एचसीएफ क्या हुआ था? 4 हुआ था। और एलसीएम क्या हुआ है? 48 हुआ है। एक बारी 48 इंटू 4 करो जरा, क्या होता है? 48 इंटू 4, 4 बटे 32 के 2 कैरी 3, 4 चुक 16, 16 और 3 19, 192। 4 बटे 32 के 2 कैरी 3, 4 चुक 16, 3 19। अब एक बारी ना 12 गुना 16 करो। अब एक बारी 12 गुना 16 करो, देखिए क्या होता है। 12 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो 12 छक 72 के 2 कैरी 7, 12 कम 12, 12 7 19। अरे मोरी मैया, जे का देख लियो, दोनों का प्रोडक्ट सेम कैसे हो रहा है? बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स, यहां पे सब कुछ लॉजिक के साथ चलता है ना। यहां पे हर चीज का लॉजिक होता है। तो यहां पे एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या? यहां पे आप हमेशा एक प्यारी चीज ध्यान में रखिएगा। अब मैं पिंक कलर से कुछ लिख रहा हूं। हमारी क्लास में जो भी चीज पिंक कलर से लिखी जाएगी पूरे क्लास में, पूरे बैच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारे यहां पिंक कलर से इंपॉर्टेंट चीजों को या तो मार्क किया जाता है, या तो उसे डब्बे में रखा जाता है, या पिंक कलर से ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इफ HCF and LCM of two numbers A and B are H and L respectively, then अब यहां पे आता है then जो H इंटू एल की वैल्यू होगी वही वैल्यू A इंटू बी की भी होगी। यह बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि जो प्रोडक्ट 2 नंबर का होता है वही प्रोडक्ट उनके HCF और LCM का। सर पिंक कलर से ही क्यों? क्योंकि पिंक उसका फेवरेट हुआ करता था और वो मेरी छोड़ दे, सॉरी तुमने कुछ नहीं सुना है,
तुमने कुछ नहीं सुना। अगर तुम बोले कि हम सुने तो बहुत मारेंगे, तुमने कुछ नहीं सुना है। ठीक है, तो दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या ये बात है आपके जहन में उतर गई मेरे भाई? आप मेरा मैसेज नहीं देखते, देखते हैं बाबू। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं, पिंक कलर से ही लिख लेता हूं, ध्यान से देखिए। The number which is divisible by A, B, C will always be divisible by देयर एलसीएम। बात समझ में आ गई? अगर आपको बहुत सारे नंबर दे दिए गए, हाँ जी भाई, हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत सारे नंबर, सर रिकॉर्ड हो गया है तो कटवा भी देंगे, माने एडिट करवा देंगे। कटवा देंगे क्या मतलब? काटा तो उसने तुम्हारा, खैर ध्यान दो इस पे। ध्यान देना इस पे, देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई ए बी सी विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई देयर एलसीएम। अगर आपको कोई भी बड़े सारे नंबर दे रखे और बोला गया है क्या कि इनमें से कौन कौन सा नंबर 3, 4, 5 तीनों से डिविजिबल है, इनमें से कौन कौन सा नंबर 3, 4, 5 तीनों से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे? सबसे डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे, आप सिंपली करेंगे कि 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे और जो नंबर इनके एलसीएम से डिविजिबल होगा ना वो इन तीनों से भी डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब यहां पे ध्यान देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9 विल गिव 3 एज रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9 गिव्स 3 एज रिमाइंडर। तो बाबू सबसे पहले तो इनका एलसीएम फाइंड कीजिए। क्या बोला गया है कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए, ध्यान से सुनिए, वो सबसे छोटा नंबर बताइए, वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो 5, 6, 8, 9 तीनों से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे 3। तो मतलब बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि आप वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो इनके एलसीएम से अगर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना आए? 3 आए। बात समझ में आ गई? ठीक है। ध्यान से देखिए, जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं 5, 6, 8, 9, एलसीएम कैसे निकाला जाता है बबुआ? 2 से डिवाइड किया जाता है। अब ये तो कटेगा नहीं तो 5 को 5 रख दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8, ये भी कटेगा नहीं तो 3, 9 को 9 रहने दीजिए, 5 को 5 रहने दीजिए, 3 से एक बार में 4 को 4 रहने दीजिए, 3 3 9। अब तो कुछ नहीं कटेगा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3, चढ़ती है 12, 12 पंजे 60 और यहां पे 6, मतलब दिस इज इक्वल टू 360। 360 क्या है? एलसीएम है। हाँ जी भाई, 360 क्या है? एलसीएम है। जब 360 एलसीएम हुआ तो हमने ये फाइंड किया दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 5, 6, 8, 9। अभी हमने ये फाइंड किया है कि सबसे छोटा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल है, बट सवाल कुछ और था। क्वेश्चन वाज कि जब इन चारों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच जाए? 3 बच जाए, है ना? रिमाइंडर 3 बच जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबू? रिमाइंडर 3 बचाना है, मतलब इससे 3 बढ़ा देना है। हमने बोला कि रिजल्ट विल बी, फाइनल आंसर विल बी 360 प्लस 3 यानी कि 360। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या ये बात आप सबके भेजे में उतर गई? यस सर, नो? आंसर इज 363। वेरी गुड। अरे तुम लोग बहुत तेज हो यार, तुम लोग बहुत तेज हो। क्या हाल? बस सर जी हमारा तो अभी तक हाल ठीक है बबुआ, बढ़िया से पढ़ लेना तो तहार हाल बिगाड़ दे हम मार मार के। ठीक बा, बढ़िया से पढ़ लो।
दिवाली में आओ तो नहीं गाँवे जे आ रहा क्या आसपास के क्षेत्र से बांटे गाँवे आवे लोग बढ़िया पानी पिए पानी ही पी लाऊंगा बस आना वाला कुछ खाने पीने का तुम लेकर के आना। What is the LCM of this and this? अब एलसीएम निकालना है बबुआ तो हमें क्या करना पड़ता है हमें क्या करना पड़ता है बताओ। हमें सबसे पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा इनको हमें सबसे पहले करना पड़ेगा फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो दिस इज x प्लस 4 यहां से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज अगेन x प्लस 4 मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 2 एंड x प्लस 4 पहले को हमने फैक्टराइज कर दिया। अगर हम दूसरे वाले को फैक्टराइज करने के लिए सोचें तो भैया इसमें है तो क्यूब है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब 2-3 तरीके हो सकते हैं क्यूबिकल को फैक्टराइज करने के ठीक है। ओमकारेश्वर आ जाओ बाबू आऊंगा महाकालेश्वर ओमकारेश्वर दोनों आना जब आऊंगा तो मैं इंस्टा पर अपडेट कर दूंगा ठीक है पक्का इंस्टा पर अपडेट कर दूंगा उधर के जो बच्चे होंगे डेफिनेटली मुझे तुम सबसे मिलना होता है यार। देखिए बाबू अगर पूरे में से हम x कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये ऐसा ही बचेगा करेक्ट। इसे हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x को अच्छा ये तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये दिख रहा है दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना पहला दिन फॉर्मूला आपको पढ़ा है सारा तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब नाउ द थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसमें से सिंपली हम x कॉमन ले लेंगे तो दिस इज x प्लस का 4। अब ध्यान इस बात का रखिएगा मेरे भाई ध्यान आपको इस बात का रखना है इसमें कि जो जो कॉमन नंबर्स हैं जो जो कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं ध्यान से सुनिए पहले कोई इधर उधर मार्क नहीं करेगा जब तक मैं आंसर मार्क ना करूं तब तक कोई मार्क नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए टाइमलेस पोल देता हूं बट मेरे मार्क करने से पहले कोई मार्क मत कर देना। जो जो आपको फैक्टर्स इसमें दिख रहे हैं उसमें से उनको पकड़ना है बराबर। अरे आते रहते हैं हम लोग ध्यान से सुनिए जो इसमें फैक्टर्स हैं उनके बड़े पावर वालों को पकड़ना है। एचसीएफ में हम क्या करते थे एचसीएफ में हम छोटे पावर वालों को पकड़ते थे है ना। एलसीएम में हम बड़े पावर वालों को पकड़ेंगे जैसे पहले तो जो जो कॉमन है पहले उसको ही पकड़ लेते हैं। यहां पे x माइनस 2 दिखा यहां पे x माइनस 2 दिखा इसमें जो बड़ा पावर वाला है उसको पकड़ लीजिए यानी कि आपने लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। यहां भी x प्लस 4 है यहां भी x प्लस 4 है तो इसको एक ही बार आप लिखिएगा x प्लस 4। यहां भी x है यहां भी x है तो इसको आप एक बार लिख देंगे x मतलब दिस विल बी दी एलसीएम x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 4 अल्फा विल बी दी एलसीएम लेडीज एंड जेंटलमैन। अब ध्यान रखिएगा जब आप डिफेंस की तैयारी करने एक बार आ गए हैं ठीक है सागर तब तो पास में ही आ जाना। ध्यान से सुनिए मेरे भाई अगर आप डिफेंस की तैयारी करने आ गए हैं तो आपके लिए आज से A4 एप्पल नहीं होगा आज से आपके लिए A4 अल्फा होगा आपके लिए B4 बड़ा एप्पल नहीं होगा आज से आपके लिए B4 ब्रावो होगा C4 छोटा एप्पल नहीं होगा आज से C4 चार्ली होगा D4 डबल एप्पल नहीं होगा आज से D4 डेल्टा होगा ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा हमेशा। क्विकली रिपीट करते हैं ध्यान से सुनिए हमने इसका करा मिड टर्म स्प्लिट। अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट नहीं पता तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई नहीं करी है जिसमें कोई दिक्कत मुझे है नहीं। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पे मिड टर्म स्प्लिट बहुत अच्छे से सिखा दूंगा ठीक है। हमने यहां पे लिखा कि 2x को भैया लिखा जा सकता है 4x माइनस 2x क्योंकि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। हमने स्प्लिट करा इसे इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा है ना। यहां से हमने
-2 कॉमन लिया तो ये x+4 बचेगा। अब दोनों डब्बे के अंदर बंद कर दी। ये तो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं बबुआ, ठीक है, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। जो बीच में क्यूबिकल x क्यूब -4x² + 4x, सबसे पहले मेरे भाई हमने पूरे में से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहां का x², यहां से सिंपली 4x -4x और यहां से 4। और जैसे ही हमारी नजर थोड़ी उससे हटके इस पे गई, जब तुम ध्यान उस पर से हटाओगे तब तो यहां ध्यान दोगे, तो वहां से तुमने ध्यान हटाया और यहां पे ध्यान डाला तो दिखा क्या कि ये तो a² -2ab + b² है। मतलब दिस इज नथिंग बट x -2 का होल स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है बाबू, देखो एक बात तुम्हें बताता हूं, फिर किसने लिखा था कि यार बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो। मैं बहुत हंसी मजाक से पढ़ाने वाला टीचर हूं, बट अगर क्लास का डेकोरम खराब करेगा ना, ब्लडी हैव दिस इन योर माइंड, आई एम ट्रेनिंग यू टू बिकम ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस, है ना। और मेरे को वो नॉर्मल मैथ्स वाला मास्टर मत समझ लेना। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको बहुत बार क्लियर करा है ना, आई वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस ओनली, एट द सेम मेंटेलिटी। रगड़ने पे आया ना तो ऐसा रगड़ूंगा भूत उतर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आई नो व्हाट आई एम टीचिंग। बिल्कुल बेसिक मैथ लिखा था तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक सब पढ़ाएंगे। मेरे क्लास का डेकोरम खराब मत करना कभी। बहुत प्यार से पढ़ाता हूं, छोटे भाई बहन मान के पढ़ाता हूं। मेरे को समझ नहीं आया x -2 होल स्क्वायर। देखिए जिस बच्चे को x -2 होल स्क्वायर समझ नहीं आया, यहां पे फोकस करिए जरा। लिखा हुआ है x² -4x + 4, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना बबुआ, ध्यान से देखिए। इसे हम ऐसे लिख सकते थे x² -2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है a - b के होल स्क्वायर का? जब a - b के होल स्क्वायर की बात करते हैं मेरे भाई तो क्या होता है a² -2ab + b², यही होता है ना, a² -2ab + b², यही होता है। अब जब आप कंपेयर करोगे तो x² यानी a का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, 2ab और यहां से b², b का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई हमने इसको लिख दिया x -2 का होल स्क्वायर। होपफुली अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, है ना, होपफुली ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे तो फैक्टराइज करने में कुछ था ही नहीं, बस हमने x कॉमन ले लिया, दिस इज सिंपली x + 4, ठीक है, ठीक है। एलसीएम में मैंने बोला कि जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना अलग अलग जगह पे, उनके हाईएस्ट पावर वाले को आप पकड़ेंगे, उनके हाईएस्ट पावर वाले को आप पकड़ेंगे। x इन दोनों में दिखा, दोनों का पावर सेम ही था तो हमने x को x रहने दिया। x + 4 यहां दिखा और यहां दिखा, दोनों का पावर 1 ही था तो हमने x + 4 रहने दिया। यहां पे x -2 है और यहां पे x -2 का होल स्क्वायर है। बड़ा पावर कौन सा है, 2 है ना, तो इसलिए हमने x -2 के होल स्क्वायर वाले को रखा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है बबुआ? मार्क कर दीजिए फटाफट से अल्फा। HCF of 2 number is 12. Which one of the following can never be their LCM? अब यहां पे जरा एक चीज आपको बता देता हूं, यहां पे जरा एक चीज और बता देता हूं, पिंक कलर से लिख देता हूं। LCM of numbers will always be divisible. LCM of numbers will always be divisible by their HCF। बात समझ में आ गई? LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है।
HCF ऑफ टू नंबर इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम? कौन सी इसमें से एलसीएम नहीं हो सकता? तो आप देख रहे हो क्या 12 के टेबल में 5 बार में 60 चला जाता है, राइट राइट। 12 के टेबल में 3 बार में 36 चला जाता है, 12 के टेबल में 2 बार में 24 चला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब भैया ये हुआ कि 80 इज द ओनली नंबर इन चारों में जो 12 से डिविजिबल नहीं है। अगर 12 से डिविजिबल नहीं है तो दिस विल बी दी आंसर। 80 कैन नेवर बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हुज HCF इज 12। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या मामला मक्खन एकदम मेरे भाई? क्या मामला मक्खन मेरे भाई? अल्फा विल बी दी आंसर। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर HCE नहीं HCF. The sum of HCF and LCM is 403. If one of the number is 93, then the other number is. HCF LCM में कितने सवाल डाल दिए? अब इसमें से एक तो आपको होमवर्क जाएगा, ये होमवर्क डिस्कस होगा कल की क्लास में या अगली क्लास जब भी हमारी, उसमें ये होमवर्क डिस्कस होगा। दिस विल बी योर HW, दिस विल बी योर HW। अगला सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ द एलसीएम इज 60, फाइंड द नंबर्स। गिव इट अ ट्राई। I want you guys to try this. I'm giving you 90 seconds for this question. चलिए, I'm giving you 90 seconds for this question. हम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, एलसीएम इज 60। अब देखिए, ऐसे केसेस में अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसे केसेस में मेरे भाई अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप ऑप्शंस का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, आप ऑप्शंस का ही उपयोग करेंगे। जैसे एलसीएम इनका रेशियो क्या दिखा था? 3:4। अगर आप 15 और 20 का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा? 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। मतलब 3:4 का रेशियो तो निकल आ रहा है। एक बार 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं मेरे भाई तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 15, 15 चौके 60। इनका एलसीएम भी 60 ही आ रहा है। इसका मतलब द फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द गिवन कंडीशन। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में आते हैं तो। जैसे आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आए, लव यू टू मेरे भाई, जैसे आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं तो आपको इस तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा, है ना? इस तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन से मदद क्यों ना लें, है ना? तो इस तरीके से मदद लेकर के आप आंसर निकालेंगे। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर निकाला है इसका। 76.1%। तो मेरी परफॉर्मेंस। सर आज आप क्यूट लग रहे हो, कल भी लगेंगे। सर आप कहां से हो? घरे से बाबू, घरे से। The greatest number of 4 digit which is divisible by this. 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन चारों से डिविजिबल है। तो अब आप क्या करेंगे? 4 डिजिट का वो बड़ा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल है ना? क्या करना पड़ेगा बबुआ? भैया हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो इनके एलसीएम से डिविजिबल होगा वो इन चारों से भी डिविजिबल होगा। बिग फैन, बिग एसी, बिग कूलर भी। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमसे बोला गया है कि इन चारों से डिविजिबल सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर इनमें से बताइए। तो हम एलसीएम यूज करके कर लेंगे। गिव इट अ ट्राई। इतने में जरा डाउट देख लो तो आज एक भी डाउट नहीं खोला। कॉम्पिटिटिव मैथ्स कहां से सीखे? अभी सिखा रहे हैं ना सर, समझ नहीं है बाबू, एक बार रिपीट देख लीजिएगा। एलसीएम में लोवेस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर फैक्टर कंसीडर। हाँ भूमि,
अगर कुछ कॉमन नहीं है तो सबको लिख देना। मैक्सिमम पावर क्यों लिया जाता है? क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। जब आप देखोगे 4 के मल्टीपल आप लिखते हो तो 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, सारे 4 से बड़े हो जाते हैं। भले नाम लोएस्ट, नाम में लोएस्ट आ रहा है, लेकिन वो मल्टीपल है, तो मल्टीपल जनरली फैक्टर से बड़ा ही होता है। हाँ बाबू कराया था, तो वही चीज कराऊंगा ना जो बेसिक है। बेसिक में कहा 2 जोड़ 2 5 थोड़ी पढ़ा दूंगा। एक भी डाउट काम का नहीं पूछ रहे बाबू। अभी जुलाई मेरे पास कितने अटेम्प्ट है? यही आखिरी है तुम्हारा युवराज। इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट एंड मेक दिस अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, ताकि किसी भी तरीके कोई अफसोस ना रहे आपके पास, है ना। चलिए देखते हैं जरा। 15, 25, 40, 75 इनका निकालना है अपने को। सबसे पहले तो एलसीएम 15, 25, 40, 75 एलसीएम निकालना है। 15 से ही कर देते सीधे। 15 एकम 15, 25 का 25 रह जाएगा, 40 का 40 रह जाएगा, और ये 15 पीछे 75 हो जाएगा। 5 से जब हम काटेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, 5 पंजे 25, 5 8 40, और 1 का 1 अब तो नहीं कटने वाला है। तो एलसीएम आ रहा है 15 गुना 5 गुना 5 गुना 8, है ना। 15 गुना 50 25, 25 8 200, 15 दूनी 30, 3000। अब इनमें से आप ही बता दें जिनमें से कौन सा ऐसा है जो 3000 से डिविजिबल है। तो बड़ा आसान हो गया। देखने में पता लग रहा था कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या नहीं। हमने सिंपली क्या करा, इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा 3000 आया। अब ऑप्शन में जैसे ही देखते हैं तो इनमें से केवल एक ही ऐसा नंबर है जो 3000 से डिविजिबल, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। खत्म, अल्फा विल बी द आंसर। चार्ली कैसे बोल रहे हो? हाँ चार्ली कैसे बोल रहे हैं आप? एलसीएम 600, एलसीएम 600। मैंने फिर आई मेड सम मिस्टेक। कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। ऐसा क्या है यार? 15, 25, 40, 75, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 8 40, और 5 से 15 बार में, ठीक है। 3 से 1 बार में 5 का 5 रह गया, 8 को आपने एज इट इज छोड़ दिया, और ये 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, 1 को आपने 1 रहने दिया, यहां पे 1, 8 को 8 रहने दीजिए, और यहां पे 1। हमारे पास आया 5 गुना 3 गुना 5 गुना 8, ठीक है। 5 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बबुआ, यही है ना। 5 3 5, 5 3 5 8, 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 इंटू 3, यानी कि 600। मेरे साइड से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, 600। अब इसका मतलब हम ऑप्शन में देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 600 से डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 600। मेरी तरफ से कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, सॉरी। अरे मैं तो ये देख रहा था एक्चुअली में कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है क्लास में। मुझे तो पता है, मुझे तो पता था कि हम 3000 लिखे हैं, लेकिन हम ये चेक कर रहे तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है क्लास में। मैं ऐसा करता रहूंगा तुम लोगों की गलती पकड़ने के लिए, को क्या ही पता चलेगा। चलो अब देखते हैं कौन सा डिविजिबल है 600 से, ठीक है। 9000 को भैया अगर हम डिवाइड करते हैं, तुमने क्या बोला 9600 ना, बहुत बच्चे 9600 बोल रहे थे। 600 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इससे ये गया 96, 16 96, 16 96, 16 बार में ये कट जाता, मतलब ये आंसर 40 विल बी द आंसर। 9600 इज डिविजिबल बाय 600।
ठीक है। $9600 9,000 भी हो रहा है, 9,000 भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या बोला गया था? ग्रेटेस्ट नंबर। रुक जा बबुआ, ग्रेटेस्ट बोला गया है। अरे मिट जा भाई, मिट जा जरा सा। ग्रेटेस्ट बोला गया है ना। अगर 9,000 भी कट रहा है, 9600 भी कट रहा है, ध्यान से सुनो, अगर 9,000 और 9600 दोनों कट रहा है, बड़ा कौन सा है? यहां क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा है। बड़ा जो है उस पर भी देखोगे ना, तो इफ दिस इज डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, इन दोनों में बड़ा कौन सा? सब 9600 बड़ा है, तो 9600 को कंसीडर करेंगे। ग्रेटेस्ट बढ़ो, ध्यान दो ना। हाँ, मैंने हो सकता है कैलकुलेशन का एरर कर दिया होगा, डोंट वरी। तो जो ग्रेटेस्ट है विल कंसीडर दैट नंबर ना, चार्ली विल बी द आंसर ओवर हियर। इतने लोगों का गड़बड़ हो गया, जान दो तुमने गलती करी है। अब यहां से बाबू जरा सा हम इनइक्वालिटी के बारे में बात करना स्टार्ट करते, ध्यान से सुनिए बबुआ। अब काम की बात सुनेंगे आप लोग। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज वेरी वेरी बेसिक, दैट वाज वेरी वेरी बेसिक। अब कहानी होती है जरा चालू इन इक्वेशन की। देखो दो टर्म होते हैं मेरे भाई, एक होता है इक्वेशन और एक होता है इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन मल्टीपल तरीके का हो सकता है। जैसे अगर हमने कभी लिखा है कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है? 10 है। जहां भी ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, उसको मेरे भाई बोलते हैं इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यही अगर लिखा हुआ रहता कि x माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोलते कि x कुछ भी हो सकता है परंतु 10 नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन कई तरीके का हो सकता है, केवल नॉट इक्वल टू का ही इन इक्वेशन नहीं होता है बाबू। बेबी कर्व मेथड कल पढ़ेंगे, जिसको तुम वेवी कर्व बोलो या बेबी कर्व बोलो, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ। अभी केवल हम लीनियर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0 या x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा x माइनस 10 इज लेस देन 0 या कहीं लिखा रहे x माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इन चारों केसेस को मेरे भाई हम क्या कंसीडर करते हैं? दे ऑल आर इन इक्वेशन, राइट? दे आर कॉल्ड इन इक्वेशंस। बात समझ में आ गई क्या? इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है, बिल्कुल बेसिक। अब जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं मेरे भाई, तो उसमें सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जानने से पहले जरा सा आपको जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मैं उम्मीद करता हूं आपको पता, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, है ना। जिसकी डिग्री 1 हो, अगर लीनियर है तो इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ इन इक्वेशन इज डिग्री इज 1। लास्ट क्लास में भी आपको डिग्री के बारे में बताया था, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है। अब लीनियर इक्वेशन किस तरीके का होता है समझिए जरा लीनियर इक्वेशन किस तरीके का होता है। जैसे मेरे भाई अभी हम कंसीडर कर रहे हैं ऑल रियल नंबर को लेकर कि जैसे अगर मैं कहीं बोल दूं कि x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, तो बेसिकली हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से सुनिए, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें से 10 घटाने के बाद वैल्यू पॉजिटिव रहे, 0 से छोटी ना हो, नेगेटिव वैल्यू ना हो, है ना। तो इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10। अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू
10 से लेकर के इंफिनिटी तो भी चलेगा। अगर आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके एक नंबर लाइन बनाएंगे। मान लीजिए यहां कहीं 0 है, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 2 है, ऐसे करते 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 इधर कहीं मान लीजिए 10 है और बाकी नंबर लाइन इनफिनिटी तक चला गया। आपके x की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है। क्या x की वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है? क्या x की वैल्यू 10 से बड़ी हो सकती है? सॉरी, क्या x की वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है? एज पर दिस इनइक्वेशन क्या x की वैल्यू 10 से बड़ी हो सकती है? मैं बस ये जानना चाहता हूं। नहीं भैया, x की वैल्यू 10 से बड़ी हो सकती है, 10 के बराबर नहीं हो सकती। जब 10 के बराबर नहीं होगी तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आप यहां पे एक ऐसे गोला बनाएंगे और ये गोला ऐसा वॉइड सा रहेगा, मतलब खाली गोला रहेगा। क्या समझे? खाली गोला रहेगा। खाली गोला अगर है तो उसके बाद यहां सब एरो आप ले जाके ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन इनइक्वालिटी। अच्छा, यहीं पे अगर ऐसा रहता कि x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या समझे? x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 10 को क्लोज ब्रैकेट, बाबू इक्वल टू थोड़ी दिया था। अब जब यहां पे देखते हैं कि x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर आप लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा हमें कि x की वैल्यू 10 भी हो सकती है और 10 से बड़ी भी हो सकती है। क्या समझे? x की जो वैल्यू है वो 10 भी हो सकती है और 10 से बड़ी भी हो सकती है। यस और नो? यस और नो? जी भैया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? x बिलोंग्स टू, यहां पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट 10 से लेकर के इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है मेरे भाई? ओपन ब्रैकेट होता है। इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है? ओपन ब्रैकेट होता है। ये 11वीं क्लास की चीजें, 11वीं अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये चीजें पता होंगी, राइट? इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता। जब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, तो मान लीजिए यहां पे कहीं हमने लिखा है, यहां पे कहीं अगर हमने लिखा है 0 1 2, ऐसे करते करते यहां पे 10 है ना, तो अब 10 पे क्या दिख रहा है? 10 पे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब x की वैल्यू 10 के बराबर भी हो सकती है। x की वैल्यू 10 के बराबर भी हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 10 के बराबर है तो आपका जो यहां पे गोला आएगा ना, ये इस प्रकार का सॉलिड गोला आएगा। ये इस प्रकार का सॉलिड गोला लगाएंगे। ये सॉलिड गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड गोला रिप्रेजेंट करता है कि x की वैल्यू 10 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट्स का क्या कॉन्सेप्ट अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो। यहां से हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड गोला एंड दिस एरो। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं। 8,03,90 पे रिटर्न क्लियर नहीं हो बाबू, ओएमआर गड़बड़ करोगे तो क्या होगा, है ना? समझिए जरा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट आप समझ ही लीजिए कि कोई कंफ्यूजन ना बचे। 11वीं क्लास की चीजें, लेकिन अगर आप नॉन मैथ्स वाले हैं, आपने 11वीं में मैथ्स नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट एक एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे आप नहीं समझेंगे, आप एग्जांपल से ज्यादा आसानी से समझेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। अगर बाबू इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 से लेकर के मान लीजिए यहां पे हमने लिखा 8, ये रियल नंबर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने लिखा है 1 से लेकर के 10 और 1 और 10, 1 और 8 दोनों पे अंदर की ओर ब्रैकेट घूमा है, तो इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। यहां पे 1 and 8 both are included। 1 से 8 के बीच के सारे नंबर, सारे रियल नंबर तो इंक्लूडेड हैं ही बबुआ, ध्यान से सुनो। 1 से लेकर के 8 के बीच के सारे नंबर तो इंक्लूडेड हैं ही, लेकिन अगर ये ब्रैकेट अंदर की ओर लगा हुआ है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, और 1 और 8 दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई?
बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूं। चलिए दूसरी चीज, अगर यहां पे ब्रैकेट इस प्रकार से बना है 1 से लेकर के 8 और 8 पे ब्रैकेट इस प्रकार का, दोनों ब्रैकेट में आपको डिफरेंस क्लियर कट दिख रहा होगा मेरे भाई? हाँ जी भाई, दोनों ब्रैकेट में आपको डिफरेंस क्लियर कर दिख रहा है। भैया दोनों तो अंदर की ओर है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये थोड़े कर्व की शेप में है। यस और नो? जो लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है वो कर्व की शेप में है। अब अगर कर्व वाला शेप बना हुआ है तो उसको हम ओपन ब्रैकेट काउंट करते हैं, उसको हम ओपन ब्रैकेट काउंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 1 इज एक्सक्लूडेड, 1 इज एक्सक्लूडेड बट 8 इज इंक्लूडेड। क्या समझे? कि हम 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, x की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद के सारे बड़े नंबर जो 8 तक जा रहे हैं वो हो सकते हैं, है ना? 8 इंक्लूडेड है। अब इससे बेसिक क्या पढ़ो बाबू? अगर इसमें भी रिपीट करने बोलोगे तो कैसे चलेगा? अभी तो चीजें स्टार्ट ही नहीं हुई, तुम इन छोटी छोटी चीजों में रिपीट करने बोल रहे हो। ठीक है, अब एक और ब्रैकेट के बारे में जानिए। अगर इस प्रकार का ब्रैकेट आपको बना हुआ दिख जाए, पहले तो एक ब्रैकेट ये समझ लीजिए पहले, अगर 1 8 लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से और दोनों साइड कर्व अगर है, अगर दोनों साइड कर्व है तो दोनों साइड कर्व लगने का मतलब क्या है? दोनों साइड कर्व लगने का मतलब क्या है मेरे भाई? 1 and 8 both are excluded। बात समझ में आ गई? अगर दोनों साइड कर्व लगाओ तो इसका मतलब 1 और 8 दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं। दोनों में से किसी की वैल्यू हम किसी के x की वैल्यू दोनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकती, इनके बीच का सब हो सकता। बात क्लियर? बात क्लियर? एक और ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख जाए आपको, समझिएगा कि ये जो ब्रैकेट है, अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको तो इसका भी मतलब यही है 1 and 8 both are excluded। जब ये ब्रैकेट का मुंह बाहर की ओर रहे, जब इस ब्रैकेट का फेस बाहर की ओर रहे मेरे भाई, तो उसको हम ओपन ब्रैकेट काउंट करते हैं। ठीक है? ठीक है? और इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो लिख लीजिए इंफिनिटी will always have open bracket। बात समझ में आ गई? इंफिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। शॉर्टेड मामला। कर्ली ब्रैकेट बाबू सेट में यूज होता है। जब सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस समय ये सारी चीजें सीख जाएंगे आप। 11वीं क्लास की चीजें, कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है 1 से 8, अगर ऐसे 1 8 लिख के ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर, इसका मतलब है 1 से 8 तक के सारे नंबर। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ रहे कि इस प्रकार का ब्रैकेट बना हुआ है 1 8 और दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है ओनली 1 and 8। इसका मतलब है केवल 1 और 8 के बीच के नंबर की बात नहीं करी जा रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल काइंड ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है बाबुआ, इसे बेसिक जाना है। उतना कर ले तेरा
हो जाएगा। तो बस बाबू कर लेना, अगर तुम्हारे दोस्त को मेरे पे भरोसा है, अगर तुम भी भरोसा रखना चाहते हो तो करो, है ना। जो कहूंगा तुम मानोगे तो ऑब्वियसली क्लियर होगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये मेरे भाई दे आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स। बस सर, बस सर, बस सर, अभी से ही, अभी से ही। राज सर दिल्ली कब आ रहे हो? दिल्ली रहते हैं हम। एक बात हो, राज सर दिल्ली कब आ रहे हो? इन रूल्स पे आएंगे, पहले एक आध में बेसिक सवाल करा देता हूं। ये सवाल पहले देखते हैं, ये सवाल पहले देखते हैं, फिर हम आएंगे उस पर। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्या कि 5x इज लेस देन 24। पहला बोला है कि अगर x बिलोंग्स टू n, n का मतलब क्या है मेरे भाई? n का मतलब है नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। यहां लिखा है x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर और नेचुरल नंबर क्या होता है, यह आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है। जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको ये सारी चीजें बताई थी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब बताया था आपको, है ना। यहां पे ध्यान देते हैं, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास लिखी हुई है, द फर्स्ट इनइक्वालिटी दैट वी हैव इज 5x इज लेस देन 24। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 24 अपॉन में 5। जब 24 अपॉन में 5 की बात करते हैं तो 5 के 20 और 5 बटे 40 मतलब 4.8। क्या बोला गया कि x की वैल्यू 4.8 से छोटी होगी, x की वैल्यू 4.8 से छोटी होगी, है ना। जब x की वैल्यू 4.8 से छोटी है तो आप जरा मुझे बताएंगे कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? मेरे भाई नेचुरल नंबर जो है वो शुरू कहां से होता है? तो साहब नेचुरल नंबर जो शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो शुरू होता है वो होता है भैया 1 से। अब 1 जो है वो 4.8 से छोटा है, तो आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1। 2 जो है वो 4.8 से छोटा, आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2। 3 जो है वो 4.8 से छोटा, आपने लिख दिया 3। और 4 भी 4.8 से छोटा है, आपने लिख दिया 4। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया पहले वाले सवाल का। नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है? आपसे। वाह वाह, कैसे चमगादड़ छात्र मिले हैं मुझे, बात समझ गए। हमें पहले से पता था कि x की वैल्यू 4.8 से छोटी और x एक नेचुरल नंबर है। जब x नेचुरल नंबर है तो x 1 से छोटा नहीं हो सकता, हाँ कि ना? हाँ बाबू, कहते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटी सेम चीज है। x 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो बस हमने सिंपली बोला कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 हो सकती है। अब जब आप इसको देखते हैं, दूसरा वाला जो सवाल है उसमें बोला गया है बाबू कि x इंटीजर है। यहां पे कहीं भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं बोला गया, हाँ कि ना। दूसरे वाले केस में बस इंटीजर बोला गया है। क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर हो? क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कि नेगेटिव इंटीजर हो? इट इज नॉट मेंशन, राइट, इट इज नॉट मेंशन, बस इंटीजर बोला है। और इंटीजर भी कौन सा? जो 4.8 से छोटा हो। मतलब कहानी कुछ ऐसी जाएगी, 4.8 से छोटा इंटीजर 4, 3, है ना, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? सर 1 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। अबे ओपन और क्लोज ब्रैकेट तो लिखा ही नहीं यहां पे, यहां पे ओपन या क्लोज ब्रैकेट तो लिखा ही नहीं है हमने। यहां पे हमने क्या लिखा है? यहां हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया। कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है सेट्स को, है ना। कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है सेट्स को, कि इस पार्टिकुलर सेट में 1 2 3 4 ही है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर उठा लो, क्योंकि ये है ही नेचुरल नंबर। हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया। सेट थ्योरी क्लास 11 भूल गए हो पढ़ के? भूल गए हो पढ़ के? हैं?
तुम वो वाला फॉलो करते हो क्या कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब है चमगादड़। सर आप दिल्ली में कहां रहते हो? घर में? ऐसा ऐसा मकान है, ऐसे सीढ़ी से टक 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 करके ऊपर जाते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज पता है मेरे फ्लैट का क्या है? सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे अपने फ्लैट में लगता है कि जिस सीढ़ी से मैं ऊपर जाता हूं ना उसी सीढ़ी से नीचे भी आना होता है। सेम सीढ़ी ऊपर लेकर के जाती है और सेम सीढ़ी नीचे लेकर के आती है। इतना यूनिक फीचर, मजा ही आ जाता है यार कभी कभी। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे अब हमें लिखा है कि x बिलोंग्स टू r। इस r का मतलब क्या है मेरे भाई? रियल नंबर है ना। x बिलोंग्स टू r अगर बोला गया है तो अब रियल नंबर है। रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर मिल जाएंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला क्या कि 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 6, राइट। -4 को उधर ले जाओ और x को जब हम इधर ले आते हैं तो 3x माइनस x क्या हो जाता है? 2x इज ग्रेटर देन 6 और ये प्लस हो जाएगा तो 10। x इज ग्रेटर देन 5। ध्यान रखिए x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं लिखा मेरे भाई, x इज ग्रेटर देन 5। यस और नो? यस और नो? तो हमने बोला क्या कि इसका मतलब अगर x रियल नंबर है, अगर बबुआ x रियल नंबर है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 5 टू इंफिनिटी। क्या? 5 टू इंफिनिटी। 6 टू थप्पड़ याद देंगे। कौन बोल रहा 6 टू इंफिनिटी? बाबू हमारे हत्थे चढ़ेगा ना, तुम इतना मारेंगे भिखारी भीख नहीं देगा तुमको। अब 5 टू इंफिनिटी ना, 5 ओपन ब्रैकेट लगा दो। इस संडे शायद टेस्ट ना हुई, पढ़ाई क्या आपने कि संडे भी टेस्ट दोगे तुम? है अभी डट जाओ, थोड़ा कुछ तो पढ़ लो। ये तो वही बात हो गई ना कि भी पहले दिन उसने मुस्कुराया नहीं कि तुमने शेरवानी के कलर से लेकर के बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं। अब भाई बैच स्टार्ट हुआ है, संडे को तुमको टेस्ट देना है। वो तुम्हारी शक्ल देख के मुस्कुरा रही थी, कैसा चमगादड़ दिख रहा है। हाँ तुम शेरवानी के कलर सोच रहे हो। चलिए अब रेस्ट ऑफ द थिंग लेट्स डिस्कस टुमारो, है ना। बाकी की चीजें हम कल डिस्कस, कल नहीं मतलब अगली क्लास, कल हमारी क्लास तो नहीं है शायद, अगली क्लास जिस दिन भी है हमारी, वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग इन नेक्स्ट क्लासेस। डीपीपी वगैरह। अच्छा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहां पे जाओगे तो एक और लिंक मिलेगा, जब आप ऊपर में पिंड वाले कमेंट्स में जाओगे तो एक और लिंक मिलेगा। उस लिंक की मदद से आप एक अलग टेलीग्राम ग्रुप में ट्रांसफर हो जाओगे, जो है डाउट ग्रुप, जहां पे आपकी तरह और बच्चे रहते हैं, वो वहीं रहते हैं, आपके सीनियर जो बहुत क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप अपने डाउट्स वहां फोटो खींच के डालते हो तो वो डिस्कस कर सकते हो। आप वहां पे मैसेज भेजना अलाउ नहीं रहता, फोटो भेजना अलाउ, तो फोटो के साथ आप कुछ लिख के डाल सकते हो। तो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर, नहीं ज्वाइन करे कूटेंगे तुम। चलिए बाकी डीपीपी जो मिलेगी, डीपीपी ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा डीपीपी को रेट करने का मैं एक तरीका बता देता हूं तुम्हें। डीपीपी मिलेगी, डीपीपी को भी रेट करना स्टार के फॉर्म में रहता है आपके पास ऑप्शन। तो डीपीपी को रेट करने का तरीका समझ लीजिए। डीपीपी को रेट करना, खुद को रेट नहीं करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनसे डीपीपी सॉल्व नहीं होती है तो लिख देते हैं 1 स्टार। ऐसा नहीं, वो आपको खुद को नहीं रेट करना है, आपको डीपीपी का लेवल चेक करना है कि क्या डीपीपी का लेवल ठीक है ना, क्लास ओरिएंटेड है चीजें। तो उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा आपको क्या रेट करना, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको जिस लेवल का लगे उस हिसाब से रेट कीजिएगा। बट ऐसे मत रेट कीजिएगा अरे हमको नहीं आ रहा है, आधा डाल देगा, माइनस में स्टार डाल सकते। खुद को रेट नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमको खुद की रेटिंग पता होती तो तुम उसको प्रपोज थोड़ी करते। THANKYO। Thank you for cooperating with me from last 1.5 hour। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it. This tournament is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform। तब तक के लिए